हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। एंशियंट हिस्ट्री टू द पॉइंट सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हमारी एंशियंट स्क्रिप्ट्स के बारे में, चाहे वो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हो या फिर हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स हो, चाहे वो जैन धर्म से एसोसिएटेड हो, हिंदू धर्म से हो या फिर बौद्ध धर्म से हो। वो सारी बातें हम देखेंगे क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप देखेंगे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। डायरेक्टली बुक का नाम पूछा जाता है और उसके राइटर का नाम आपसे पूछा जाता है, या फिर वेदास जो होते हैं तो वेदास के बारे में थोड़ा और डिटेल में पूछा जाता है। तो वो सारी बातें आज हम टू द पॉइंट यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर जो कि PYQs हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। अदरवाइज आज की क्लास का जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। वेबसाइट से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के हम टॉपिक की। अगर सेशन पसंद आता है, आपको यूजफुल लगता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, ऑथर ऑफ स्वप्नवास दत्ता। तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा भास्त। तो भास्त ने स्वप्नवास दत्ता लिखी है जो कि एक संस्कृत बुक है। कौन सी बुक है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में है। हाउ मैनी तरंग्स या फिर वेव है ना, हाउ मैनी तरंग्स आर वेव्स इन राज तरंगिनी ऑफ कल्लड़। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता चल गई कि कल्लड़ की है राज तरंगिनी। कल्लड़ की राज तरंगिनी में आपको कश्मीर के बारे में, उस समय कश्मीर में कौन राजा थे, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक अफेयर्स, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको कल्लड़ की राज तरंगिनी से मिलती है। जो राज तरंगिनी है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड है और उनको 8 जो चैप्टर्स है उनको तारंग्स कहा जाता है या वेव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप राज तरंगिनी के बारे में बात करेंगे कि राज तरंगिनी को कंपोज किया है कल्लड़ ने। ये एक संस्कृत बुक है जिसमें कश्मीरी हिस्ट्री बताई गई है। राज तरंगिनी में 7826 वर्सेस हैं और ये पूरी बुक 8 पार्ट में डिवाइडेड है जिन्हें हम तारंग्स या वेव कहते हैं। इसमें कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन और कश्मीर के राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हा इज मिलिंद पन्हा क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और बुद्धिस्ट भाषा में, मतलब बुद्धिस्ट रिलीजन में जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद पन्हा एक पाली टेक्स्ट है। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मिलिंद पन्हा किसने लिखी है या फिर मिलिंद पन्हा में क्या है वो हम देख लेते हैं। तो मिलिंद पन्हा जो है वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सबसे पहले 100 से लेकर 200 के बीच में, BC के बीच में इसे लिखा गया है। इसमें जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं नागसेन और जो इंडो ग्रीक राजा हैं मिनांडर, उनके बीच की जो कन्वर्सेशन है वो इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। चूंकि ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है इसलिए पाली भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे, मिलिंद पन्हो में एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन और इंडो ग्रीक किंग मियांडर, इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टोर की गई है जब नागसेन उपदेश दे रहे होते हैं राजा को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी। तो सुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पुष्पमित्र सुंग है। और पुष्पमित्र सुंग के जो बेटे होते हैं ना, अग्निमित्र, उन पे ये कहानी लिखी हुई है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम, जो कि एक लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र की। और इसे लिखा किसने है? कालिदास ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी के द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत का प्ले है जो कि एक लव स्टोरी है अग्निमित्र की, जो कि सुंग एम्पायर, जो विदिशा के राजा रहे हैं, और पुष्पमित्र सुंग के बेटे रहे जो कि फाउंडर है सुंग डायनेस्टी के। नेक्स्ट है, अमंग द 4 वर्क मेंशन बिलो विच वन इज इनसाइक्लोपीडिया इन नेचर। तो इनसाइक्लोपीडिया इन नेचर कौन सी बुक को कहा जाता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बृहद संहिता। तो बृहद संहिता को इनसाइक्लोपीडिया इन नेचर कहा जाता है। बृहद संहिता के बारे में अगर हम बात करें तो इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? जिसमें नॉलेज हो, ऑल द ब्रांचेस, जिसमें सारी ब्रांचेस का नॉलेज आपको देखने को मिले, वो आपका इनसाइक्लोपीडिया है। तो ये जो बृहद संहिता है ये 12 मिहिर के द्वारा लिखी गई है।
12 मिहिर के द्वारा लिखी गई है। इसमें हर एक सब्जेक्ट को, मतलब वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट को इकट्ठा किया है, उसका नॉलेज यहाँ पे दिया है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी का, फिर आपका प्लेनेटरी मूवमेंट, किस तरीके से प्लेनेट मूव कर रहा है, इक्लिप्स की घटनाएं, रेनफॉल, इस तरीके से सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया इन नेचर बृहद संहिता को कहा जाता है, जो कि 12 महिर की है और इसमें 106 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर्स है इसमें? 106 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए, कालिदास जी की रघुवंशम है, रघुवंशम कालिदास जी की लिखी है, मालविक अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये सभी कालिदास जी की पुस्तकें हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमने देखा था स्वप्न वासदत्तम, ये भाष्य की पुस्तक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर लिखा है सुभांदु की है कादम्बरी, तो कादम्बरी जो बुक है वो बाणभट्ट की बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, देखो, नग्ननंदा रत्नावली एंड प्रियदर्शिका वॉज रिटन बाय, तो रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये बुक किसकी है? हर्षवर्धन की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में आपको मिलेगा, जैसे कि कौमुदी महोत्सव। तो कौमुदी महोत्सव एक संस्कृत प्ले है जो कि लगभग 3rd सेंचुरी के आसपास लिखा गया है, और लिखा किसने है? वाजिका ने। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय एक ऋषि के द्वारा, एक संत के द्वारा लिखा है, जिनका नाम है बागभटा, और इसमें 8 कंपोनेंट, अष्टांग लिखा है ना, अष्टांग मतलब 8 कंपोनेंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि आयुर्वेदा से डील करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा हिंदू फिलोसफी पे लिखी गई बुक है, 9th सेंचुरी में लिखी है। ठीक है, बदरायन ने उत्तर मीमांसा को लिखा है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है, हिंदू फिलोसफी से एसोसिएटेड है। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस? इंपॉर्टेंट बुक है मुद्रा राक्षस, और इसके राइटर है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप एक और बुक याद रख सकते हैं, पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ये आपकी एस्ट्रोनॉमी पे रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड एक बुक है, जो कि 12 मिहिर के द्वारा लिखी गई है। तो पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? 12 मिहिर ने लिखी है। किस पे बेस्ड है? तो एस्ट्रोनॉमी। और अगर और आपको देखना है तो ग्रीक एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड आपको ये पुस्तक देखने को मिलेगी। मिलिंद पनो इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। तो अभी हमने देखा था कि जो मिलिंद पनो बुक है वो किंग मिनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागसेन, उनके डायलॉग्स यहाँ पर आपको मेंशन दिखेंगे। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और किस लैंग्वेज में? तो पाली टेक्स्ट में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसने लिखी? तो हेरोडोटस ने लिखी है। फादर ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसने लिखा है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है फादर ऑफ हिस्ट्री। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो ये बुक पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसकी बुक है? पाणिनि की बुक है, और एक संस्कृत ग्रामर की बुक आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी है महाभारत, वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है रामायणा, वहीं सुखदेवा के द्वारा लिखा गया है, नरेट किया गया है भगवता पुराण। तो ये कुछ और एंशियंट बुक्स हैं, एपिक बुक्स है, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्रम वॉज कंपोज्ड बाय। अब 10 कुमार चरित्रम लिखी है डांडिन ने। किसने लिखी है ये बुक? डांडिन की बुक है 10 कुमार चरित्रम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज नॉट कंपोज्ड बाय द भास्कराचार्य? इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो भास्कराचार्य की नहीं है? एल्जेब्रा पे इन्होंने काम किया है, बिल्कुल सही बात है। लघु भास्करिया, लीलावती। लीलावती बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है, और ये बुक भी भास्कराचार्य की है। लेकिन अगेन कादम्बरी आ गया, तो कादम्बरी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि बाणभट्ट की बुक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कादम्बरी वॉज कंपोज्ड बाय बाणभट्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ तमिल रामायण? तो तमिल रामायण, जब मैं आपको संगम पीरियड के बारे में बता रही थी तब मैंने तमिल रामायण के बारे में बताया था कि कंबन की बुक है, ये कंबन ने लिखी है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो पृथ्वीराज चौहान की कहानी इसमें आपको मिलेगी, और चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इस बुक के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं।
ओके, नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन के ऑथर कौन है, राइटर कौन है? तो आंसर हो जाएगा हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो पीवाईक्यूज भी हैं, हमने प्रीवियस ईयर इन एग्जाम में देखा है। अब हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, फिर बाद में और भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपके पास कुछ सोर्सेज होने चाहिए जहां से आपको हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो हमारे पास 4 प्रकार के सोर्सेज हैं। एक रिलीजियस स्क्रिप्ट्स है जिसमें आपको वेदास, उपनिषद, पुराण, उपांग, वेदांग ये सब देखने को मिलते हैं। दूसरे होते हैं हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, मतलब कोई ऐसा किंग है जिसने किसी ऑथर को, राइटर को अपने देश में पनाह दी है, वो उनके राज्य में रह रहे हैं और फिर राजा के बारे में वो लिखते, जैसे कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। तो ये हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स भी हमको मिलते हैं। फिर रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेनर्स, तो कई सारे फॉरेनर्स भी विजिट करने आए, हैंसियांग, इत्सियांग, अलबर्नी, तो इनके द्वारा भी कुछ रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं, वहां से भी हमें एंशिएंट हिस्ट्री को जानने में मदद मिलती है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो ये 4 बातें हैं जिससे हमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। तो आज हम इन स्क्रिप्ट्स पे चर्चा करेंगे जो रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले है रिलीजियस स्क्रिप्ट। तो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में वेदास, ब्राह्मण, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति और अरण्यक आते हैं। इसके अलावा जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी आपके रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं जिससे आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ पे जो वैदिक लिटरेचर है उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति लिटरेचर। श्रुति का मतलब होता है हेयर, मतलब सुनना। ठीक है, आप लोगों ने सुन सुन के जो बातें एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पहुंची हो और फिर उनको लिखा गया हो, कंपाइलेशन किया हो, वो क्या कहलाती है? श्रुति कहलाती है। और श्रुति के जो टेक्स्ट होते हैं, जो श्रुति लिटरेचर होता है, वो अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ होता है, मतलब ये ऐसा सत्य है जिसपे आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये शाश्वत है। ठीक है, जैसे कि वेद, ब्राह्मण, उपनिषद ये सब श्रुति लिटरेचर है। दूसरे होते हैं स्मृति लिटरेचर। स्मृति का मतलब होता है रिमेंबर। तो ओवर द टाइम जो चेंजेस हुए, जिनमें कुछ चेंजेस आप देख सकते हैं, जैसे कि उपवेद, इतिहास, आगम, उपांग, वेदांग, दर्शन, ये सब आपकी स्मृति लिटरेचर होते हैं। तो श्रुति और स्मृति लिटरेचर को अगर आप क्लासिफाई करोगे तो श्रुति में आपको वेद, ब्राह्मण, आरक के उपनिषद मिलेंगे, वहीं स्मृति में आपको वेदांग, पुराण, उपांग, आगम और उपवेद आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें बात करनी वेदास के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम सारे टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं, इन सबको नहीं देखेंगे। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम केवल उनको ही टू द पॉइंट समझने वाले हैं। सबसे पहले वेदास। तो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो सोर्स माना जाता है वो वैदिक लिटरेचर को माना जाता है, जो 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर हुआ है श्रुति के जरिए, सुन सुन के, इसलिए इसको श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता है। इसमें आपको हिंदू गॉड और गॉडेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और ये संस्कृत में लिखे गए हैं। वेदास का संस्कृत मीनिंग होता है नॉलेज। वेद, वेद जो मतलब शब्द है वो विद से मिला है, और विद का मतलब है फाइंडिंग, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वेदास में सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पुराने वेद। तो चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद मतलब होता है प्रेज, नॉलेज। इसमें बेसिकली जो प्रीस्ट की फैमिलीज थी, उनके जो हाइम्स थे, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ये पूरा जो ऋग्वेद है वो 10 पार्ट्स पे डिवाइडेड है और हर एक पार्ट को मंडल कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद 10 मंडलों में डिवाइडेड है, 10 मंडल से आपको, जिसमें से फर्स्ट और 10th नंबर का मंडल सबसे पुराना है। वहीं सेकेंड से लेके 7 मंडल जो है वो ओल्डेस्ट पार्ट है ऋग्वेद का। ऋग्वेद में आपको 1028 हाइम्स देखने को मिलते हैं। ये डेटा डायरेक्टली ऐसा का ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। 1028 हाइम्स आपको ऋग्वेद में मिलेंगे और ऋग्वेद टोटल 10 मंडल में डिवाइडेड है। तो ये जो आपके श्रोत हैं या फिर आप कह सकते हैं ये जो मंत्र हैं, इनमें से 250 हाइम्स डेडिकेटेड है इंद्रदेव को, वही 200 हाइम्स डेडिकेटेड है अग्निदेव को। इसका मतलब ये हुआ कि एंशिएंट समय में अग्निदेव और इंद्रदेव की पूजा की जाती थी, तभी तो उनको डेडिकेटेड आपको मंत्र भी देखने को मिलते हैं। तो 250 हाइम्स डेडिकेटेड है इंद्रदेव को और 200 हाइम्स डेडिकेटेड है अग्निदेव को।
अब ऋग्वेद जो है उसकी कुछ और खास बातें देखते हैं। तो ऋग्वेद का जो 3rd नंबर का मंडल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो गायत्री मंत्र के बारे में बात करते हैं जो कि सावित्री देवी को डेडिकेटेड है, जिसे विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है, तो ये 3rd मंडल में ही आपको देखने को मिलता है। तो गायत्री मंत्र कहाँ से आया है? 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेद से आया है। 8th मंडल, 8वें मंडल में हमको हैंड रिटन हाइम्स देखने को मिलते हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। 9वां मंडल सोमदेव को डेडिकेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोमदेव को डेडिकेटेड कौन सा मंडल है, तो 9वां मंडल ऋग्वेद का है। और 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है कि उस समय समाज 4 पार्ट्स में 4 वर्णों में डिवाइडेड था। कास्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको 10वें मंडल में मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसके अकॉर्डिंग कि जो क्रिएटर है मतलब भगवान ब्रह्म है, उनके माउथ से ब्राह्मण निकले हैं, आम से क्षत्रिय निकले हैं, ठीक है, फिर वैली से वैश्य निकले हैं और लेग से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। ऋग्वेद के जो हाइम से हमें उन्हें यूनिवर्स के बारे में भी जानकारी मिलती है और प्रजापति के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जो प्रीस्ट होते हैं जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं या ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें? हम होत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेद आता है सामवेद। साम का मतलब होता है मेलोडी, सॉन्ग। तो बेसिकली जो मंत्र हैं, सूत्र हैं, उनको आप गा रहे हो, आप उनको सिंग कर रहे हो, भगवान को डेडिकेट कर रहे हो, ये सारी कहानी सामवेद में आपको देखने को मिलती है। सामवेद ही ओरिजिन माना जाता है म्यूजिक का, ठीक है। इसमें आपको 1, 4, 5, 9 हाइम्स देखने को मिलते हैं और जो सामवेद का पुरोहित होता है, जो ब्राह्मण होता है, उसको उग्रत के नाम से जाना जाता है। अब सामवेद में आपको 2 उपनिषद भी देखने को मिलते हैं। एक है छंदोग्य उपनिषद या छंदोक आर्णक्य एंड जैमिनीय उपनिषद, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। छंदोक उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद जो है वो सामवेद के हिस्से हैं, हालांकि अभी हम इनको फिर से देखने वाले हैं। सामवेद प्ले अ क्रूशियल रोल इन रूटिंग द ट्रेडिशन ऑफ डांस एंड म्यूजिक ऑन आवर प्लेनेट। अब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं देखो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा 7 वोबल आर मेंशन्ड। तो जो आपके सारे गामा पादानी सा, ये जो आपके म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, ये सब कहाँ हो रही है? सामवेद में हो रही है। तो 7 वोबल्स कहाँ पर मेंशन है? तो सामवेद में मेंशन है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सामवेद। तो सामवेद से रिलेटेड आपको छंदोक उपनिषद देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कृष्णा के बारे में भी सबसे पहले छंदोक उपनिषद में ही मेंशन आपको मिलेगा और वन ऑफ द ओल्डेस्ट उपनिषद छंदोग्य उपनिषद है जो कि सामवेद का हिस्सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट फर्स्ट 3 आश्रम आर मेंशन। तो 3 आश्रम के बारे में, पहले 3 आश्रम के बारे में भी हमको छंदोक उपनिषद से इंफॉर्मेशन मिलती है। आप लोगों ने संन्यास, वानप्रस्थ, ये सब आश्रम सुने होंगे। तो फर्स्ट 3 आश्रम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें छंदोक उपनिषद से मिलती है। छंदोक उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद है, बिगेस्ट उपनिषद है और इसको 5th वेदा भी कहा जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए 5वां वेद किस उपनिषद को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा छंदोक उपनिषद। इसमें पंचशील के प्रिंसिपल जो बुद्धा ने दिए थे, पंचशील के प्रिंसिपल्स भी आपको छंदोक उपनिषद में देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के बाद देखो कुछ एडिशनल डिटेल भी मैंने मेंशन की है, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में कोई कैसा भी बना सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है वो एक वैदिक कलेक्शन है सैक्रिफाइस का, प्रेयर्स का। जब आप यज्ञ करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो क्या विधि विधान होना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ या रिचुअल्स को करना चाहिए, तो वो सारी बातें आपको यजुर्वेदा में देखने को मिलेंगी। यजुर्वेदा के 2 पार्ट्स हैं, एक है कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण को ब्लैक यजुर्वेदा और व्हाइट यजुर्वेदा को शुक्ल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीजें। नेक्स्ट आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में आपको मैजिकल फॉर्मूला, जादू टोना टोटका, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। लास्ट कंपोज्ड वेद अथर्ववेद है और इसके जो प्रीस्ट है वो अथर्व ऋषि हैं। इसमें सभा और समिति को 2 पुत्रियां बताया है प्रजापति की। तो प्रजापति की डॉटर सभा और समिति को बताया है और अथर्ववेद जो है वो 20 बुक्स में डिवाइडेड है। 20 बुक्स में आपको डिवाइडेड अथर्ववेद देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि अथर्ववेद से ही है।
कठोपनिषद इज अ उपनिषद ऑफ विच वेद? तो कठोप उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का ही उपनिषद है। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल, सॉरी यजुर्वेद, आई एम सॉरी। कठोप उपनिषद जो है वो, अभी मुंडोक उपनिषद अभी हम बात करेंगे आगे, तो कंफ्यूजन हो गया मुझे। कठोप उपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें यमा और नचिकेता के डायलॉग्स को डिस्क्राइब किया गया है कठोप उपनिषद ने। ओके, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्स्टलेशन भी आपको यजुर्वेदा में देखने को मिलता है। जो आपके सप्तमंडल, तारामंडल होते हैं, उनकी जानकारी भी आपको यजुर्वेदा में देखने को मिलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा द किंगडम ऑफ मगध वॉज द फर्स्ट मेंशन? तो मगध किंगडम के बारे में जानकारी आपको किस वेद से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, क्योंकि लास्ट है, ये सबसे लास्ट वेद है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद से आपको मगध किंगडम के बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षित राजा के बारे में जानकारी भी आपको अथर्ववेद से मिलती है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो फेमस आप लोगों का ध्येय वाक्य है, वो आपने मुंडोक उपनिषद से लिया है, और मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद का पार्ट है। तो वहां पे हमने कठोप उपनिषद देखा था जो कि यजुर्वेद का पार्ट था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मुंडोक उपनिषद जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी धातु के बारे में भी आपको मेंशन अथर्ववेद में मिलता है। और सती प्रथा की सती प्रथा होती थी, सती प्रथा की प्रैक्टिस थी, इसके बारे में जानकारी भी आपको अथर्ववेद से मिलती है। ठीक है, और पैडी मतलब ये लोग राइस का कल्टीवेशन किया करते थे, पैडी लगाया करते थे, ये जानकारी भी आपको अथर्ववेद से मिलती है। तो अथर्ववेद से आपको इतनी जानकारियां मिल रही हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम ब्राह्मण्स के बारे में। तो अब जो वेदास में कितने सारे हाइम्स हैं, है ना, जैसे कि ऋग्वेद में ही 1028 हाइम्स है, तो इन हाइम्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब संस्कृत में है, साधारण जनता इन्हें नहीं समझ सकती। तो इन हाइम्स को एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और इन एक्सप्लेनेशन को ही हम ब्राह्मण्स कहते हैं। तो ब्राह्मण्स एक्सप्लेन द हाइम्स ऑफ वेदास, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेदास हमको ब्राह्मण से मिलती है, और पर्टिकुलर वैदिक स्कूल को ये ब्राह्मण्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण्स आपको याद रखने हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद के पार्ट है, जिसमें ऋग्वेद की हाइम्स को एक्सप्लेन किया गया है। वहीं ऐतरेय ब्राह्मण, इसे हम अश्ववालियन ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सामवेद। तो सामवेद के ब्राह्मण में आपको ये सारी जानकारियां हैं। इसमें आपको याद रखना है जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण के अलावा आप याद रखेंगे सदविमसा ब्राह्मण, छंदोगय छंदोग्य ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण और भमसा ब्राह्मण। ये सभी हिस्सा किसका है? सामवेद का है। नेक्स्ट है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपको कौन कौन से ब्राह्मण याद रखने हैं? तो सबसे पहले आपको सतपथ ब्राह्मण याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सतपथ ब्राह्मण पूछा जाता है कई बार। फिर है आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रियानी ब्राह्मण और कथका ब्राह्मण। ये सभी यजुर्वेद के पार्ट है। अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपता ब्राह्मण। तो गोपता ब्राह्मण अथर्ववेद का है। ठीक है, इतनी चीजें। नेक्स्ट आते हैं उपनिषद। उप का मतलब होता है नियर, और सदा का मतलब होता है सिट, मतलब गुरु के पास बैठकर जब शिष्य नॉलेज को ले रहा हो और वो सारी बातें जहां पे लिखी गई हो, उन्हें उपनिषद कहा जाता है। तो हमारे पास 108 उपनिषद है, ठीक है, जिसमें आत्मा, सोल, बॉडी, यूनिवर्स, सैक्रिफाइसेस, इन सब के बारे में जानकारी उपनिषद से मिलती है। अब आपको कौन से उपनिषद याद रखने हैं वो आप देखिएगा। सबसे पहले आपको ऐतरेय उपनिषद याद रखना है। इसमें जैसे कि आत्मा या सोल क्रिएशन के बारे में, लेकिन ये ऋग्वेद का पार्ट है। ठीक है, फिर आपको छंदोगय उपनिषद याद रखना है, जिसमें मंत्रा, चांटिंग्स के बारे में है, और ये आपको सामवेद का पार्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मुंडोक उपनिषद, जिसमें आपने सत्यमेव जयते देखा है, जो कि हमारा नेशनल एम्बलम भी है। तो मुंडोक उपनिषद आपको अथर्ववेद का पार्ट देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये उपनिषद जो है वो रिलेटेड होते हैं वेदास से, ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं वेदांग्स। तो वेदांग आर द 6 ऑक्सिलरी डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास। तो वेदास की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर 6 वेदांग्स भी हैं, जिसमें आपको बस वेदांग के नाम याद रखने: शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्तम, छंद, कल्प। 6 आपको वेदांग याद रखने। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और कल्प। नेक्स्ट आते हैं पुराण।
पुराण्स में आपको एंशियंट जो लीजेंड हैं उनकी हिस्ट्री, थ्योरी, किस तरीके से किंगडम बने, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ, इसके अलावा हीरोज, संत, हिंदू कॉस्मोलॉजी, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, इन सब के बारे में जानकारी आपको पुराना से देखने को मिलती है। टोटल हमें 18 पुराण है हमारे पास, टोटल हमारे पास 18 पुराण हैं जिन्हें लोमहर्ष ऋषि के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया है, और उसके बाद कंप्लीट उनके बेटे उग्र उग्र सॉरी उग्रवना के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो लोमहर्ष ने इसे लिखा है और कंप्लीट किसने किया है? उग्रश्रवा के द्वारा इसे कंप्लीट किया गया है। अब आपको जो याद रखना है कि मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। मत्स्य पुराण में आपको सातवाहन डायनेस्टी और आंध्रा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। विष्णु पुराण से आपको मौर्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। वायु पुराण से गुप्ता डायनेस्टी, ब्राह्मण पुराण से पुरु डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो विष्णु पुराण मौर्य एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन, वायु पुराण गुप्ता एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन, और मत्स्य पुराण से सातवाहन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ और हमारे पास वैदिक लिटरेचर्स हैं, जैसे कि मनुस्क्रिप्ट, ये ओल्डेस्ट स्मृति बुक है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मैत्रायनी उपनिषद, इसमें बोला है कि वीमेंस को असेंबली से दूर रहना चाहिए, गैम्बलिंग या अल्कोहल को यूज नहीं करना चाहिए। ये 3 मेन फॉल्ट बताए हैं फीमेल्स के लाइफ के। फिर हम बात करेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको जातक स्टोरी मिलती है जिसमें भगवान बुद्ध की स्टोरीज आपको मेंशन मिलेंगी। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक आपको देखने को मिलता है, और कथा वस्तु, ये सभी बुद्धिस्ट लिटरेचर है। वहीं जैन लिटरेचर के बारे में बात करें तो जैन लिटरेचर को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आपको याद रखना है, भगवती सूत्र एंड कल्प सूत्र। अब कुछ हिस्टोरिकल बुक्स हम देखते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र। तो ये सभी को पता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की बुक है जिसमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और संस्कृत में लिखी गई है। राजतरंगिनी, कल्लड़ की राजतरंगिनी है, इसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आपको मिलेगा, संस्कृत लैंग्वेज में है। फिर है चचनामा, अली अहमद ने लिखा है, इसमें सिंध कॉन्कर के बारे में, किस तरीके से अरब ने सिंध पे कॉन्कर किया था, विजय की थी, पर्शियन भाषा में है। अष्टाध्यायी, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये पहली संस्कृत ग्रामर की बुक आपको देखने को मिलेगी। गार्गी संहिता, तो ये कत्यायन की बुक है जिसमें ग्रीक अटैक, जब ग्रीक्स ने अटैक किया था इंडिया में, उसकी इंफॉर्मेशन है और ये भी संस्कृत में आपको मिलेगी। महाभास, पतंजलि की है महाभास, संस्कृत भाषा में आपको मिलेगी ये। अब कुछ फॉरेनर्स भी तो आए हैं समय समय पे, उनकी भी बुक्स आपको मिलेंगी। तो रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स ट्रेवलर्स, मतलब चाइनीज ट्रेवलर्स के बारे में है। तो 3 चाइनीज ट्रेवलर्स है, एक है फायान, इत्स्यांग और ह्युनस्यांग। तो जो फायान था वो चंद्रगुप्त 2 के समय आया था और इसकी बुक है फ्यूगोजी। क्या बुक है इसकी? फ्यूगोजी बुक है। और हित्स्यांग हर्षवर्धन के समय आया था जिसने बुक लिखी है सी यूकी हेनच्यांग की पुस्तक का नाम है। कुछ ग्रीक रोमन राइटर भी रहे हैं, जैसे कि हेरोडोटस, इसने हिस्टोरिका बुक लिखी है और इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज था जिसने पुस्तक लिखी है इंडिका। नेक्स्ट है डेमाइकस। डेमाइकस जो है वो सीरियन किंग एंटोकस का एम्बेसडर था और ये बिंदुसार के कोर्ट में आया हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे डिन्योसियस, ये इजिप्ट किंग टॉलमी का एम्बेसडर था और अशोक के दरबार में आया हुआ था। तो ये कुछ और ग्रीक रोमन राइटर्स हैं, इन्हों की भी जो राइटिंग है उनसे हमें एंशियंट कल्चर हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। टॉलमी की बुक याद रखना है आपको, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और प्लिनी लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। ये कुछ एंशियंट बुक है, लिटरेचर से, स्क्रिप्ट है जो हमने देखा है, इनको आपको याद रखना है। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो पाएंगे क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। अदर ट्रेवलर्स आप देखेंगे अल बर्नी, किताब उल हिंद, इब्न बतूता, रिहला और तारानाथ की तंगयूर। ये सब आपको कुछ और बुक्स देखने को मिलती है जिसमें से इब्न बतूता और अल बर्नी की पुस्तक है तो कई बार एग्जाम में बनी हुई है। तो आप 2 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे दे दो कि सतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वो किस वेदास से एसोसिएटेड है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसके अलावा तारीख हिंद बुक के राइटर कौन है, इब्न बतूता, अल बर्नी, कौटिल्य या नन ऑफ दीज। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंशियंट हिस्ट्री को टू द पॉइंट हम और आगे बढ़ाएंगे। हम वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन एंड गुप्तास के बारे में आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, जिससे हमें सपोर्ट मिल सके इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। एंड PDF आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।